हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन कुमार मिश्रा है। मैं इसरो में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई 2016 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, जो कि एनआईटी सिलचर के नाम से भी जाना जाता है, उससे पूरी की है। 2016 में बीटेक करने के उपरांत मैंने आईआईटी दिल्ली के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एमटेक प्रोग्राम को ज्वाइन किया। 2016 से 17 तक मैंने वहाँ पे एमटेक की अपनी पढ़ाई की। 17 में इसरो में सिलेक्शन हो जाने के कारण मैंने अपना एमटेक का जो पढ़ाई है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। इसरो की जो चयन प्रक्रिया है उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन और दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ामिनेशन में लगभग हर साल 40 से 50 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें कि वैकेंसी के अनुसार कुछ लोगों का इंटरव्यू के लिए चयन किया जाता है और इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार उनका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद लगभग 8:1 या 6:1 के रेशियो में कैंडिडेट्स जो हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। हमारे समय 2016 में जो वैकेंसीज़ थी वो कुल 100 की संख्या में थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो 100 वैकेंसीज़ के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लगभग 800 बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू जो है द्वारका सेंटर पे पड़ा था। मैं दिल्ली में ही रहता था, तो द्वारका जाना सूटेबल था मेरे लिए। और इंटरव्यू का जो तारीख था मेरा वो था 26 दिसंबर 2016। इंटरव्यू वाले दिन लगभग सुबह 8 बजे सभी कैंडिडेट्स जो है सेंटर पे पहुँचे। वहाँ कुछ देर वेट करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज़ से गुजरना पड़ा, जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास चला। 1 घंटे बाद जो है इंटरव्यू की जो कमेटी है वो रेडी हुई और एक एक करके कैंडिडेट्स बुलाए गए। इंटरव्यू की कॉलिंग में मेरा पहला नंबर था, उस दिन का पहला नंबर। आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा होगा कि कोई कैंडिडेट सबसे पहला जा रहा है और उससे पहले का उसको कोई अनुभव नहीं है। स्ट्रेसफुल तो था, बट किसी तरीके से हिम्मत जुटा के मैं गया। मैंने इंटरव्यू का जो रूम था उसमें प्रवेश किया। इंटरव्यू के जो पैनल था उसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार था कि एक कमेटी में लगभग 7 मेंबर्स थे, जिसमें कि एक चेयरमैन था। चेयरमैन और मेंबर्स एक हॉर्स शू के आकार की टेबल पे बैठे हुए थे, जिसमें कि सेंटर में चेयरमैन और 3 मेंबर्स लेफ़्ट में और 3 मेंबर्स राइट में बैठे हुए थे। और जो कैंडिडेट की चेयर थी लगभग टेबल से 2.5 मीटर्स के आसपास डिस्टेंस पे थी। कैंडिडेट के चेयर के जस्ट पीछे एक वाइट बोर्ड और मार्कर रखे हुए थे। मैंने एंट्री ली, सबको ग्रीट किया। उसके बाद मुझे मेंबर्स ने बैठने के लिए कहा। मैं बैठा। कुछ देर हुए थे, लगभग 1 मिनट के आसपास मेंबर्स ने मेरा जो भी डिटेल्स था वो सब वेरीफाई किया। वो सब पढ़ रहे थे और उसमें से जो पहला सवाल आया वो चेयरमैन का ही आया। आप तो एक फ्रेशर हैं, यू आर ए फ्रेशर एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? तो आप क्या कर रहे हैं अभी? तो चूँकि मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो है सबको बता रखी थी, आईआईटी की डिटेल्स, तो मैंने उनसे शेयर किया कि एट प्रेजेंट मैं आईआईटी दिल्ली में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन में मास्टर कर रहा हूँ। तो वो लोग काफ़ी खुश हुए। फिर अगला सवाल जो है उन्होंने पूछा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। चूँकि मास्टर्स करते समय मेरा जो मेन फोकस था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी था, तो उतना मैंने ध्यान से मास्टर के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं की थी। फिर भी मैंने सब्जेक्ट्स के नाम बताए कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च एंड फाइनल रिलायबिलिटी। मैंने जैसे ही रिलायबिलिटी शब्द बोला उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई
ये मुझे अब रियलाइज़ होता है कि रिलायबिलिटी पे उनकी आंखों में चमक क्यों आई। क्योंकि जब मैं इसरो में आ गया हूँ आज, तो देखता हूँ कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बनाने में, किसी भी सैटेलाइट को बनाने में रिलायबिलिटी एक बहुत ही अहम भूमिका जो है अदा करती है। तो रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई चीज़ होती है इसरो में, वो है क्वालिटी। और रिलायबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे अब रियलाइज़ होता है। बट फिर भी उस समय मैंने ये चारों सब्जेक्ट्स बताए। रिलायबिलिटी जैसे ही मैंने बताया तो अगला सवाल जो है रिलायबिलिटी के ऊपर आया। तो अगला सवाल जो है चेयरमैन ने पूछा कि रिलायबिलिटी क्या है, उसको डिफ़ाइन करिए। मैंने अपनी भाषा में रिलायबिलिटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद से एक लाजमी सी बात है, अगर रिलायबिलिटी का नाम आता है तो एक बाथ-टब कर्व होता है, उसके बारे में ज़रूर लोग पूछते हैं। तो अगला सवाल वही आना लाजमी था कि बाथ-टब कर्व क्या होता है। बाथ-टब कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी फेज़ क्या होता है, उसके बाद से जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो माइन्यूट सी डिटेल्स हैं वो मुझसे पूछी गई। उसके बाद अगला सवाल आया कि अगर बाथ-टब कर्व में हम लोग किसी कंपोनेंट का मेंटेनेंस करते हैं, मान लीजिए किसी कंपोनेंट का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, तो बाथ-टब कर्व में क्या चेंज आएगा, कर्व कैसा दिखेगा। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी नहीं थी, बट फिर भी एट प्रेजेंट में मैंने कुछ सोचा और अपना एप्लीकेशन का यूज़ करके मैंने इसका जवाब दिया कि कर्व में कैसा चेंज आ सकता है, और ये जवाब सही भी हुआ। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन एक कमेटी मेंबर ने पूछा कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेंटेनेंस की जनरल डेफिनेशन है उसमें मेंटेनेंस जितने भी प्रकार के हैं मैंने बताया, उसको डिफ़ाइन भी किया। कमेटी मेंबर्स खुश हुए। उसके बाद से उन्होंने अगला सवाल जो है वो पूछा कि अगर कोई एक सिलेंडर है और वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम में रखा हुआ है, जस्ट नॉट रूम टेम्परेचर, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका जवाब मैंने दिया कि अगर रूम में रखा हुआ है और रूम में फ़ैन भी चल रहा है तो उस पर फोर्स कन्वेक्शन होगा, और अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो फ्री कन्वेक्शन होगा। ये सिंपल सा सवाल है। फिर उन्होंने जो है अगला मुझसे पूछने की कोशिश की कि जानने की कोशिश की कि फ्री कन्वेक्शन में और फोर्स कन्वेक्शन में जो नसेल्ट नंबर है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इसरो के इंटरव्यू की मैं एक ख़ास बात आपको बताऊं कि कमेटी मेंबर्स आपसे सटीक जवाब नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस आप एक जो कीवर्ड है वो उनको बता दें। कि जैसे कि फ्री कन्वेक्शन की बात आती है तो उसमें ग्रेसॉफ नंबर जो है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है वो। तो ग्रेसॉफ नंबर आप बोल देंगे तो समझ जाएंगे कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी है। वैसा ही आपसे मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे चीज़ों का जवाब देते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो कीवर्ड्स हैं आपको उसमें बोलना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर जो है मैंने ग्रेसॉफ नंबर के बारे में थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब किया और हीट ट्रांसफ़र का जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने बताया। फिर जो है उन्होंने अगला सवाल पूछा एक दूसरे कमेटी मेंबर ने कि आपके पास एक बॉटल है, उसमें कोई गैस रखी हुई है, हमने कोई भी एक्स गैस रख दी है मान लीजिए, और आप उसमें कुछ भी मेज़र कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी मेज़र कर सकते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आप कैसे बता पाएंगे कि वो कौन सी गैस है। मैंने कुछ अपना एप्लीकेशन माइंड का यूज़ किया और मैंने बताया कि अगर हम आइडल गैस एज्यूम करें और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सब नाप लें उसका, तो हम जो आर बार है उसकी वैल्यू बता सकते हैं, और उससे हम जो भी गैस है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पता लगा सकते हैं, और जिससे कि हम गैस का अनुमान लगा सकते हैं। ये एक तरीका था, और भी इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एकदम सटीक जवाब दें। इस बात पर भी आपकी कामयाबी डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसको सोचने का प्रयास करते हैं। तो ये था गैस बॉटल का सवाल। अगला सवाल एक इंटरव्यू मेंबर्स ने पूछा कि मान लीजिए कि कोई क्यूब रखा हुआ है किसी सरफेस पे, और हम उसके टॉप मोस्ट लेयर पे एक शीयर फोर्स टाइप का लगाते हैं, तो उस क्यूब में क्या चेंज आएगा।
तो मैंने उसके लिए डिस्क्राइब किया कि अगर क्यूब में टॉप मोस्ट पोर्शन पे शियर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक डायगोनल का इलोंगेशन होगा और दूसरे डायगोनल में कंप्रेशन फोर्स आएगा। तो कुछ हद तक ये जवाब सही था, बट इंटरव्यू मेंबर जो थे वो चाहते थे कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का नाम लूँ। कुछ देर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो भी है कि आपका प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, मैंने सब कुछ बताया, बट वो थोड़े से डिससेटिस्फाइड लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जैसा कुछ शब्द होता है वो मैं बोल के देखता हूँ। मैंने जैसे ही बोला उनके चेहरे पे एक मुस्कान से आ गई, जैसे कि वो यही शब्द सुनना चाह रहे थे। तो ये सवाल का जवाब मैंने दिया। फिर क्या हुआ कि जो इंटरव्यू मेंबर्स थे काफ़ी कॉर्डियल थे और उन्होंने एक दो सवाल और पूछे मुझसे जो कि बेसिक सवाल थे और उसके जवाब मैंने सही दिए। फिर मेरा इंटरव्यू पूरा हुआ और मैं इंटरव्यू सेंटर के बाहर आ गया। इंटरव्यू जब होता है तो उस समय आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या कितना बुरा परफॉर्म किया है, क्योंकि उस समय की एक मेंटल जो कंडीशन होती है वही अलग होती है। उस समय आप स्ट्रेस्ड होते हैं, उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जिसके कारण ये अनुमान लगा पाना कि इंटरव्यू कैसा हुआ, कितने सवालों के आपने जवाब दिए, कितने सही थे, ये सब मुश्किल होता है। इन्हीं सब मिक्स फीलिंग के साथ मैं इंटरव्यू सेंटर से बाहर निकला और अपने हॉस्टल की तरफ चल दिया। और फाइनल रिजल्ट जब आया तब मुझे एहसास हुआ कि जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी, जो भी मेरे पढ़ने का तरीका था, जो भी मेरे जवाब देने का तरीका था वो सही था। अब बात आती है टिप्स की कि मैं जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहूँगा। मैं अपनी तरफ से ये टिप्स देना चाहूँगा कि इसरो के इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछी जाती हैं। आपको जो सिलेबस होता है उसकी ऊपर की सतह की चीज़ें जो है एक बार पढ़ लेनी होती है, सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कीवर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स आपके दिमाग में तभी रहेंगे जब आपने पूरा जो है सिलेबस एक बार ऊपर से पढ़ लिया होगा। तो मैं आपसे जो है आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार सिलेबस जो है पूरा पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके लिए आप अपने जनरल नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे बुक्स तो काफ़ी मतलब वास्ट सिलेबस हो जाएगा, बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। और एक मेड इजी की बुकलेट आती है जिसमें कि इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में लिखा रहता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगला सवाल ये आता है कि क्या कॉलेज मैटर करता है इसरो के इंटरव्यू में। देखिए, अगर मैं बताऊं तो सिर्फ कॉलेज मैटर नहीं करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, बट थोड़ा बहुत इसका सिग्निफिकेंस रहता है, थोड़ा बहुत आपके इम्प्रेशन में इसका जो सिग्निफिकेंस है ये रहता है। क्योंकि कॉलेज जो है आपकी पास्ट हिस्ट्री को बताता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कैसी पढ़ाई की होगी, ये सब चीज़ें कॉलेज से पता चलती हैं, बट ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। अगर आपका नॉर्मल कॉलेज है, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपने अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया तो ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करेंगी। मेरे इसरो के बैच में ही कई स्टूडेंट्स जो हैं जो ज्वाइन किए हैं उनका प्राइवेट से बैकग्राउंड रहा है, कई लोग आईआईटी से भी हैं, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन में लोग हैं। तो कॉलेज एक तरीके से बहुत कम मैटर करता है। दूसरा कॉमन सवाल रहता है कि हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करें। इस कंडीशन में मैं आपको यही कहूँगा कि इंटरव्यू जो बोर्ड होता है बहुत ही कॉर्डियल होता है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है। अगर आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है तो आपको वाइट बोर्ड पे जाके मार्कर से लिख के समझाने को भी वो लोग रिकमेंड करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है तो हिंदी में भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, इसके भी ऑप्शंस होते हैं और इंटरव्यू मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिंदी में भी अपना इंटरव्यू दिया है और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी या फिर कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं राजन कुमार मिश्रा फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का।
साथ में मेरी ईमेल आईडी rajanmishra8222@gmail.com है। आप इस अपनी क्वेरीज जो है इस पर भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर सकूँ। जाते जाते एक इकबाल का शेर कहना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आपको मर्तबा चाहिए, तो अपनी हस्ती को इस समय मिटाना होगा, जी जान से लग के मेहनत करना होगा, तभी जाके आप आगे सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।